बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ के हाथों शिकस्त हो गई है। वेस्ट इंडीज़ ने सीरीज़ को 1-1 से बराबर कर दिया। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान बिल्कुल ही डाउन एंड आउट हो गया और होना ऐसा ही था क्योंकि चौथी इनिंग्स में आपने बारी करनी थी। लेकिन पहली इनिंग्स की अगर बात करें तो मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि आप मैच कहाँ पर हारे इसका मुवाजना करना आज बहुत ज़रूरी होगा। और मेरा ये ख्याल है कि मैच आप तब हारे जब आपने वेस्ट इंडीज़ के 8 खिलाड़ियों को आउट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद आपने उनको तकरीबन 100 से ज़्यादा रन्स करने का मौका दिया। तो मेरे ख्याल से एक वही पुरानी प्रॉब्लम चलती आ रही है कि हम कंप्लीटली रैप अप नहीं कर पाते टेल को, मैच को फिनिश नहीं कर पाते। ये एक बड़ा एक वाज़े एलिमेंट है जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट को काम करने की ज़रूरत है। हम आज इतनी ज़्यादा तनकीद उस तरीके से तो नहीं करेंगे जैसे काफ़ी ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं, परेशान हुए हैं। मायूस हम भी हैं, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप अपने अख्ताम को पहुंची और पाकिस्तान ने आखिरी पोजीशन पर जो है वो फिनिश किया है। अब देखें, सवाल आप प्लेयर्स को ब्लेम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे, आपको, हम सबको मिलकर ये सोचना पड़ेगा कि हम टेस्ट क्रिकेट को कितनी फोकियत देते हैं इस मुल्क में। आज कितने बच्चे हैं जिनसे आप पूछेंगे अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 लेवल पे कि आपका एम क्या है? क्या उनमें से कोई बोलेगा कि मैं 4 डे या 5 डे क्रिकेट खेलना चाहता हूँ? कोई कहेगा कि मैं कायद आज़म ट्रॉफी खेलना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूँ? मेरे ख्याल से बहुत ही कम आपको तादाद मिलेगी जो कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगी कि हमने टेस्ट क्रिकेटर बनना है। मेजॉरिटी आपको वही लोग नजर आएंगे जो कहेंगे हमें लीग में पिक करा दें, हमें ड्राफ्ट के अंदर डलवा दें, हमें किसी तरह कोई ना कोई कमर्शियल एस्पेक्ट से ऐसा कोई मॉडल हो जिसके अंदर हम इनकॉर्पोरेट हो जाएं, हम उस स्क्वाड में आ जाएं या हम उन सप्लीमेंट्री प्लेयर्स में आ जाएं, हम प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में आ जाएं। तो यही सबकी एक राय होती है, यही सबका एक मौक़िफ़ होता है, यही सबका विजन है। तो मेरे ख्याल से जब तक हम अपनी लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, और मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा, कुछ साबिक क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं जो माजरत के साथ ये सोचते हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर नहीं है। ये बातें मैं पिछले 5-10 साल से सुनता आ रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर नहीं है। टेस्ट क्रिकेट वनडे के आने के बाद भी सर्वाइव कर गई, T20 के आने के बाद भी सर्वाइव कर गई, और जो ये कमर्शियल T10 लीग्स होती रहती हैं उनके बावजूद भी टेस्ट क्रिकेट सर्वाइव कर रही है। अगर 3,70,000 से ज़्यादा बंदे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं, अगर इंग्लैंड के अंदर लॉर्ड्स हो या कोई भी ग्राउंड हो जिसको MCC ने फिल किया हुआ है, तो इसका मतलब है टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर आज भी ठीक है। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की सीरीज़ देखिए, जहाँ पर साउथ अफ्रीका ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन फिर भी आपको स्टेडियम्स जो हैं वो फुल नजर आए। तो मेरा यही ख्याल है कि टेस्ट क्रिकेट जिंदा रहेगी और उसको कोई खतरा नहीं है। हमें अब इस पर्दे के पीछे छुपना छोड़ देना चाहिए कि नहीं जी इसका फ्यूचर नहीं है तो हम इस बारे में नहीं सोच रहे। तो इस बारे में ज़रूर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। कुछ परफॉर्मेंस हैं जिनको एनालाइज करना है, टैक्टिकली कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत हुई हैं। ख़ास तौर पर मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेस्ट कप्तान शान मसूद को हैंडल किया गया। मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उनका जो करियर है, उनका टेस्ट में उनकी शमूलियत, उनकी अपनी परफॉर्मेंस हो, उनकी कप्तानी हो, ये सब तनकीद का निशाना बननी चाहिए क्योंकि इतनी कोई आपको वहाँ से पॉजिटिविटी नज़र नहीं आई। लेकिन उसको आप एक बड़े बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ऐसे किसी को तनकीद का निशाना बनाना, किसी से ये सवाल करना कि भाई आपका फ्यूचर आप खुद डिसाइड करेंगे या बोर्ड, तो मेरे ख्याल से ये हम ज्यादती कर रहे हैं। हम अपना मुवाजना खुद कितनी बार करते हैं? क्या मैंने और आपने आज ये फैसला किया है कि हमारा फ्यूचर क्या है? तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। इसके बाद आपसे अंडर 19 क्रिकेट की बात करनी है, जहाँ पर सुपर 6 का जो स्टेज है उसका मरला जारी था, लेकिन भारत जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। उन्होंने बांग्लादेश को शिकस्त दी। बड़े ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं, बहुत अच्छा टैलेंट देखने को मिला है, और ये भी एक ऐसा फोटे है जिसको अब हमने डिस्कस करना है कि हम अपनी यूथ क्रिकेट पर कितना फोकस कर रहे हैं और हमने कितना फोकस करना है। इसके बाद आपसे बात करेंगे, पाकिस्तान में ट्राई सीरीज़ होने जा रही है जिसके लिए बाकायदा वेन्यूज़ का और डेट्स का ऐलान कर दिया गया है। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर हो, नेशनल स्टेडियम कराची हो, यहाँ पर मैचेस आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका आपको नज़र आएगा। मेरे ख्याल से चैम्पियंस ट्रॉफी से एन पहले एक बड़ी ज़बरदस्त तैयारी होने वाली है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जब आप बात करेंगे तो आपकी जो प्लेइंग 11 तो नहीं कह सकते, लेकिन जो एक फाइनल स्क्वाड को आपने तश्कील देना है उसके लिए ये एक फुल ड्रेस रिहर्सल हमें ज़रूर नज़र आएगी। तो इस बारे में भी ज़रूर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए एक बार फिर एक और एजाज़ है, और हम बार बार कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात करते हैं और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में पाकिस्तान बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करता है। तो आपको ज़रूर बताएंगे कि शाहजेब रिंद ने एक बार फिर अपना मुकाबला जीत कर अपने टाइटल का दिफा किया है और एक बार फिर वो आलमी चैम्पियन बने हैं। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, उनकी टीम को, उनके कोच,
उनके ट्रेनर्स, मेंटोर, सबको एक बहुत ही ज़बरदस्त एजाज़ है और पाकिस्तान के लिए कॉम्बैट स्पोर्ट्स में एक बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है शाहज़ेब का और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में उन पर अब फोकस है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि जहाँ पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक मैराथन का इनेकाद किया गया जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। बहुत ही ज़बरदस्त एक मैराथन थी और मेरे ख्याल से एक हेल्दी लाइफस्टाइल को हम प्रमोट करते रहते हैं। दुनिया के जितने बड़े शहर हैं, जितने मेट्रोपॉलिटन्स हैं, जितने कैपिटल्स हैं, वहाँ पर ऑन एंड ऑफ चैरिटी रन्स हों, मैराथन्स हों, ये बड़े फ्रीक्वेंट हैं। इस्लामाबाद एक बेहतरीन जगह है, ना सिर्फ ट्रैकिंग के लिए, ना सिर्फ साइकिलिंग के लिए, बल्कि मैराथन के लिए भी मेरे ख्याल से एक कल्चर आहिस्ता आहिस्ता जब हम डेवलप करेंगे तो एक बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल है। आप किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी शोबे से वाबस्ता हों, आप मैराथन में जा सकते हैं, आप भाग सकते हैं, जितना भी भागना चाहें आप भाग सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ख़त्म करें, लेकिन ख़त्म करने का भी एक अपना ही मज़ा है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इवेंट था और बड़ा अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल हम प्रमोट करें। तो इन तमाम चीज़ों पर आज हमने गुफ्तगू करनी है। मेहमानों से आपका तारुफ, फिर चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक, आपने? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं क्रिकेट पर, आज इनसे तफसील में हम गुफ्तगू करेंगे, जनाब आमिर बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर और हमारे पाकिस्तान टेलीविजन पर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं जनाब के आसिफ अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आसिफ आप? वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। बहुत शुक्रिया, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी देर लग गई आपको यहाँ लाते हुए, लेकिन अब क्योंकि आप आ गए हैं, वो फिर मैं दोबारा वही शेर दोहराऊंगा कि क्या खूब जमेगी महफिल जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो बड़ा मज़ा आने वाला है आज गुफ्तगू का। तो वैसे आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे कल भी लग रहा था, मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बताऊंगा आज, बड़ा लेट मी बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट, कि मुझे लग रहा था पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाएगा। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अभी आपके पास सलमान अली आगा हैं, अभी सऊद भी खेल रहे हैं, आप बचा जाएंगे। लेकिन इन द हाइंडसाइट मैंने वो नहीं सोचा जो हम चैंपियंस ऑफ क्लैब्स हैं और वही हमें नज़र आया। और मैं, आपको याद होगा, हमने इस टेस्ट मैच से पहले हमारे पास ये ब्रैगिंग राइट्स हैं, हमने ये गुफ्तगू की थी कि वेस्ट इंडीज़ इस बार बेहतर तैयारी कर आएगा आपके लिए। देखिए, इस वक्त जब पहला टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था, आसिफ भाई हम सारे क्योंकि साथ ही हम लोग शोज़ भी करते हैं, बैठ कर डिस्कस भी करते हैं, एक बात मैंने की थी कि यार आप ठीक है, आप एक प्लस पॉइंट देते हो अपनी टीम को, आप स्पिनर्स ट्रैक बना रहे हो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ नहीं जा रहे हो। ठीक है, रिजल्ट निकल रहा है तो आप अभी कह रहे हो बस ठीक है, एक तरफ चल रहा है, चलने दो। लेकिन जब आप कुआं खोदोगे तो कहीं ना कहीं शायद आपको भी नुकसान हो सकेगा, इस सेंस में कि आपकी बैटिंग बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही और डी ट्रैक हो रही है, आपके यंगस्टर्स खास करके, जो आपने इंट्रो में भी बात कर ली। चले, अब आते हैं आपकी बैटिंग ऑर्डर के ऊपर। मैं शान मसूद वाले वाक़े पे भी आना चाहूँगा, बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ था। हुरैरा पे आऊँ, हुरैरा की एवरेज अराउंड, अगर दोनों मैचेस की बात करूँ, 11 साढ़े 11 के करीब है। आप मुझे अहमद भाई बताएं कि इस विकेट के ऊपर मैं उसकी परफॉर्मेंस को कैसे जज करूँगा यहाँ पर? आज मैं बैठ के या हम लोग बैठ के ये बात अगर स्टार्ट हो जाए करने कि यार क्या लड़का लेके आए थे, डोमेस्टिक में कह रहे थे कि उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, जहाँ पर परफॉर्म करने की ज़रूरत थी, आपके सामने जी सिचुएशन देख लें। जब इतना टर्निंग ट्रैक होगा, जो एक यंगस्टर होता है खास करके, जिसने जिस परफॉर्मेंस बेस पे वो डोमेस्टिक से उठ के इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, वहाँ हमारा आपको पता, आपको ग्रीन टॉप विकेट्स थी, थोड़ा सा मीडियम पेसेस ने आउट किए थे और वहाँ पर वो स्कोर कर रहा था। ये टोटली उसके बरक्स था, वो टोटली डिफरेंट ट्रैक था आपके लिए, मुश्किल ट्रैक था बैटिंग करने में। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का रहा है, अगर आप थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री उठा के देख लें, इस चीज़ को मैं बार बार कहता हुआ हूं, जो आपकी तीसरी जो चौथी इनिंग्स है वो पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई सिचुएशन हमेशा रखती है। आपको नजर आता है कि बहुत बुरी तरीके से आपकी टीम फ्लॉप होती है। बाबर आजम पे इस बार तो पहली इनिंग्स में भी हो गए ना, वही ना, बहुत अनफॉर्चुनेट खिलाड़ी आउट कर लें यार। और पहले भी आपको याद है बांग्लादेश के खिलाफ भी यही सेम चीज हुई। आपको याद हो शायद 90 साल का रिकॉर्ड टूटा जिसमें 20 खिलाड़ी जो एक ही दिन में आउट हो गए आपके वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के। मसला जब आपकी बैटिंग ऑर्डर का आता है, मैं वो कहा ना कि तनकीद जो हुई है शान पे, वो लिटरली बहुत बुरी हुई है। मैं खुद वहाँ पर अगर बैठा होता, हैट्स ऑफ है कि जिस तरीके से उसने उसको डील किया मामले को। लेकिन मसला ये है कि आपकी ओपनिंग डिपार्टमेंट पहले ही परफॉर्म नहीं करी, वो आपको प्रेशर के अंदर आपको चीज़ नज़र आ रही है। जब आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आते हो, बाबर आजम पे बेशक आप 10 सेकंड के लिए भी कैमरा लगे, कमेंटेटर हो जाएं, अगर बाहर बंदा बैठा है वो भी बात करता है कि यार इससे आज परफॉर्मेंस डी हुआ है, ये परफॉर्म करेगा। लेकिन जो एक मसला आपका है, पहले तो लेफ्ट आर्मर का था, अब राइट आर्म ऑफ स्पिन की बात करूं तो आपके आगे ऑफ ब्रेक की बात करूं, आपका मसला नजर आ रहा है। जो बैट एंड बॉल का गैप है, यहाँ आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो कि मैंने जाके पीछे प्लेसमेंट करनी है, वो स्टक जो विकेट के अंदर वो साफ आपका नजर आपका आ रहा है। कामरान गुलाम बहुत ज्यादा, मैंने भी बात की है, सब बात करते हैं, डोमेस्टिक का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन जिस बॉल पे आप आउट हुए हो, अगर आप उस शॉट को देखो तो आपका जो पिछला अपना बैकफुट की बात करो भाई, वो तो
तीसरी स्टंप से भी बाहर है। अब वो लोग कहते मिस कर रहे थे कि दोबारा स्टीव स्मिथ को इमिटेट नहीं कर आप पा रहे करने हो। किस सेंस में जा रहे हो कि आप अपना कोशिश कर रहे हो कि मैं अपना जो कवर है उसके ऊपर से खेलूं या क्या करूं? लाइक आप कंफ्यूज नजर आ बीच में ना आप हैंग हो गए ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज देखिए, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जब आप क्रिकेटर्स पे तनकीद हम करते हैं यहाँ पर बैठ के करना बहुत आसान है, तनकीद करना। जो खेला हुआ है ना, जब उस विकेट के ऊपर होता है, वो 22 कदम की विकेट की बात करूं तो बाहर बैठ के ना मैं भी बात कर लूंगा कि यार मैं होता ना मैं ये कर लेता, मैं होता वो कर लेता। जिस वक्त मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो ज्यादातर बैठ के टीवी के ऊपर तनकीद करते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि टेपिए जो है ना खास करके वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बन जाते हैं। जब आप उस 22 कदम की विकेट पे जब गेंद पड़ती है ना, मैं 150 की बात नहीं कर 140 की बात कर रहा हूं, तो आपके कान के पास से ना एक आवाज आती है जिज करके कि गेंद निकली है। उस वक्त आपका टेस्ट हो रहा होता है यंगस्टर भी कि भाई आप इंटरनेशनल प्लेयर के अंदर जा रहे हो। परफॉर्मेंस मुझे पता है नहीं है, आप कहीं ना कहीं आपका वो हीट ऑफ द मोमेंट आप निकालोगे। मैंने आपको पहले भी कहा, कप्तान होगा ना मीटिंग में बात नहीं करेगा, वो डरेगा कि यार मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, वो सोचना उसका दिमाग बंद हो जाता है कि यार कहीं प्रेशर कुकर ना फट जाए कहीं से। लेकिन आप जब बैठे होते हो तो यार एज ए जर्नलिस्ट एटलीस्ट आपको इस चीज का ख्याल रखना होता है, फॉर ड्यू रिस्पेक्ट, कि उस वक्त मूवमेंट ऐसी है कि आप मैच हारे हुए हो, आपको समझ में आ रही है, आपके अंदर बहुत सी और भी चीजें चल रही होती है, खाली कप्तानी नहीं, बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, आपने उसको भी कंट्रोल करना है। आप उसके इमोशंस के साथ खेल रहे हो प्लेयर के, यार आप उसको साइकोलॉजिकली हमने उस दिन भी बात की थी कि जातियात पर जो है आपको, जिस तरह मैंने कहा शुरू में भी और हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे, कि उस सवाल को आप बेहतर तरीके से कर सकते थे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा, वो एक जो हमें आदत सी बन गई है कि हमें हर चीज़ में सनसनी ढूंढनी है, उसको ज़रा छोड़ना पड़ेगा। आमिर बिलाल साहब, आप क्या समझते हैं इस टेस्ट मैच में? अब आपको हार तो हुई है, एक वाज़े फ़र्क जो मुझे ओवर द पीरियड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग क्रिकेट एंड कवरिंग क्रिकेट बड़ा ज़बरदस्त नज़र आया। इवन वेस्ट इंडीज़ के कप्तान की मैं बात कर रहा था कि पिछले टेस्ट मैच को हारने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब उनसे पूछा गया कि बड़ा मुश्किल था और अगला मैच भी मुश्किल होगा, उन्होंने कहा नो, द फर्स्ट टेस्ट मैच इज़ डन, वी विल कम बैक स्ट्रॉन्ग इन द सेकंड टेस्ट मैच, वी स्टिल हैव वन मोर। तो यानी वो एक कॉन्फिडेंट एक कप्तान थे, एक नज़र आया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की हम चैम्पियनशिप मेंटालिटी, बहुत अरसा भारत ने उस तरह डोमिनेट किया है, तो ये डेवलप होती है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम में हम आज तक इतने अरसे से वो मेंटालिटी नहीं शायद डेवलप कर पा रहे कि हम उतरे ही जीतने के लिए। नवाज़, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बात मेंटालिटी पर हम आते हैं और उस पर ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा कि वो मेंटालिटी हम डेवलप नहीं कर पा रहे। लेकिन एक जो वाज़िया फ़र्क दोनों टीमों में अगर आप देखें ऑन पेपर्स, तो पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ से हेड एंड शोल्डर अबव है। ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम में जिनका शायद लोगों को नाम भी दुरुस्त तरीके से लेना ना आता हो। ठीक है, इसके बावजूद टीम का हारना, टेक्निकल रीजंस बहुत सारे ओवैस ने अभी जिक्र कर दिए। मैं समझता हूँ कि टीम में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे, जैसे ख़ास तौर पे हमने बात किया कि हम सेकंड और थर्ड और फोर्थ इनिंग में स्पेशली अक्सर मैचों के अंदर हम ब्रेक करते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि ये एक विकेट थी जिसमें 4.3 से लेकर 4.7 तक का टर्न था और वेरिएबल बाउंस था, ये दोनों टीमों के लिए था ना, सिर्फ हमारे लिए तो नहीं था। तो परफॉर्मेंस पर तो एक क्वेश्चन मार्क है, वो अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन इसके अलावा देयर इज़ सम सीरियस डेफिशिएंसी ऑफ कमिटमेंट एंड फोकस इन द टीम विच स्पीक्स ऑफ वन थिंग, कि जो हमारी मेंटल फिटनेस है लड़कों की, इमोशनल फिटनेस जो है लड़कों की, उस पर काम होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब प्रेशर आता है तो प्रेशर के अंदर जो चीज़ एक्सपोज होती है सबसे पहले वो आपके फंडामेंटल फ्लॉज होते हैं। कामरान गुलाम का आउट होना एक क्लासिक एग्जाम्पल है इसके अंदर, जिस तरह से वो आउट हुआ है। यानी वी वर फीलिंग दैट ही वाज फीलिंग हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ दैट काइंड ऑफ अ बॉलिंग। उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसका इतना अपना भी कसूर होगा, उसने बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, वेल परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन उस वक्त वो एक हेल्पलेस सी सिचुएशन थी। यहाँ पर प्लेयर की मेंटल फिटनेस आती है, उसका फोकस आता है, उसकी कमिटमेंट आती है। तो वो हमने दोनों अपनी इनिंग्स के अंदर हमारे प्लेयर्स में उसमें कुछ ना कुछ कमी थी, जिसकी वजह से हमें ये सेटबैक हुआ है। I mean, हम तो कुछ उन प्लेयर्स की बात करें जो स्ट्रगल कर रहे थे पहली इनिंग्स में भी। अगर आप देखें तो रिजवान ऑन 49 शुड हैव, मतलब आपको रियलाइज करना चाहिए था कि मैं मुश्किल टाइम अब गुजार चुका हूं। तो ऐसी शॉट मारना ऐसे मौके पर, वो स्पीक्स वॉल्यूम्स के हमारा फोकस कहाँ है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक चीज़ का ज़रूर जिक्र करूँगा अहमद, कि ज़रूरत है कि जो हमारे यंग लड़के आ रहे हैं ना, अंडर 19 के लड़के, उनके साथ आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स को एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर
आप उनको एक्सपोज करें एक्सपर्ट्स को, क्योंकि जहाँ तक है ना आपकी टेक्निकल फिटनेस या टेक्निकल एबिलिटी, वो तो आप इम्प्रूव कर लेते हैं, आपके पास कोचेस भी हैं, लेकिन आपके पास मेंटल ट्रेनर्स, साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, इनकी खासी कमी है। और ये एक लॉन्ग टर्म एरिया ऑफ कमिटमेंट है जो आप लड़कों को जब लगाएंगे तो उसके अंदर आपको एक वाजिया फ़र्क नज़र आना शुरू होगा लड़कों की परफॉर्मेंस में, डोमेस्टिक में भी और नेशनल के और इंटरनेशनल लेवल के। बिल्कुल, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है सर। हम बड़े अरसे से ये एडवोकेट इस चीज़ के बने हैं और एक पॉइंट पर तो लोगों ने इतना मजाक करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा फिर उस स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के लिए साइकोलॉजिस्ट ढूंढना पड़ेगा। वो तो इस यहाँ लेवल पर, तक हम चीज़ों हाँ, को वो ले तो गए। यहाँ पर मुर्गी और अंडे का खेल चलता रहता है, लेकिन ये याद रखिए कि ही शुड बी अ प्रॉपर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, नॉट जस्ट एन अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट। एग्जैक्टली, दैट मेक्स अ डिफरेंस। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप दाद दें मलंग अली को कि बहुत अरसे से वही टीम के सब कुछ रहे हैं, तो उनके आई थिंक उनकी बदौलत टीम जो है वो ग्राउंड में उतरती रही है। बट क्या आसिफ अहमद, आपकी एक बड़ी फेवरेट लाइन, आप कहते हैं हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो ज़रा मामलात जो हैं कुछ ये देखें। मैं फिर कह रहा हूँ कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इख्तिताम को पहुँच गई, आपने आखिरी फिनिश कर लिया, ये तमाम चीज़ें इन द हाइंडसाइट नज़र आ रही हैं, लेकिन इससे बड़ा मसला ये है कि हमारा फोकस कितना है, हमारे प्लेयर्स कितने, जैसा सर ने कहा साइकोलॉजिकली या अवैस ने कहा कि टेक्निकली कितने इक्विप्ड हैं कि यार आप एक टेस्ट मैच भी नहीं बचा सके। मुझे फिर वो टेस्ट मैचेस याद आते हैं जहाँ पर आपको याद होगा एशेस के अंदर जेम्स एंडरसन और मॉन्टी पैनसार ने आखिरी विकेट के ऊपर टेस्ट मैच बचा लिया, बेन स्टोक्स ने अकेले ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ टेस्ट मैच जिता दिए। ऐसी परफॉर्मेंसेस आप देखते हैं दुनिया में। ये जो आपने आखिरी बात की ना कि जिमी एंडरसन और मॉन्टी पेनिसर जो हैं वो आखिर में आके मैच बचा के चले जाते हैं, वो इनके सवाल का जवाब है कि वो मेंटली इतने स्ट्रांग हैं, उनकी जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर इतना काम किया गया है कि जैसी भी कंडीशंस हो उनको बताया जाता है कि आपने जाकर लड़ना है। और हम पहले ही, और इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि मैं अंडर 13 रावलपिंडी के साथ मैनेजर था और हमारी टीम फाइनल खेल रही थी सियालकोट के साथ, और आमिर खान एक फास्ट बॉलर हैं अभी अंडर 19 में, वो चौथे पाँचवें नंबर पर गए और जब वो आ रहे थे, जो प्लेयर आउट होकर आ रहा था, तो आमिर उसको जाते हुए कह के गए ये मैच तो हम हार गए। ये अभी चौथे पाँचवें में था और मैच हम हार गए। ये बात आखिर में टीम मीटिंग में हुई कि आमिर जाते हुए ये बात कर गए थे। मैं टीम मैनेजर था, तो जब आपके अंडर 13 लेवल से ही ये चीज़ें ऊपर चलती हैं और फिर अंडर 16, अंडर 19 कायद आज़म ट्रॉफी पर नेशनल टीम में जब प्लेयर आता है तो वो इस किस्म की सिचुएशन में आ जाता है जहाँ पर उसका मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो मैच बचाने की तरफ जाए। इवन हम रिजवान की अब बात कर रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त वैलिड पॉइंट है। आप 49 पे खेल रहे हैं, टीम मुश्किल में है, आप इसी 49 को कन्वर्ट करेंगे 70 में, 80 में, और फिर उसको कोशिश करेंगे मैं 100 पे लेके जाऊँ, टीम बेहतर पोजीशन में आएगी। मुझे याद है कि हम बांग्लादेश से मैच हार गए और उसमें भी सेंचुरी की थी मोहम्मद रिजवान ने, बांग्लादेश टेस्ट, रावलपिंडी टेस्ट जब हम हारे, तो मैं सबसे ज़्यादा ये कह रहा था कि मुझे रिजवान इसमें कसूरवार लग रहे हैं कि जो आउट हो गया वो तो आउट हो गया ना जल्दी। रिजवान आप खड़े हुए हैं और आप एक स्वीप शॉट मारते हुए आउट हो गए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसमें अभी हमने हाल ही में एक गुस्सा देखा सुनील गावस्कर का जो उन्होंने ऋषभ पंत के साथ किया। तो ये बातें दुरुस्त हैं। अब आते हैं हम ज़रा आज के मैच के ऊपर, और आपने कहा जी हर शाख पे उल्लू बैठा है, वो यहाँ पे ना वो मैं ये कहूँगा कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी स्पिन ट्रैक बनाने का शौक भी सी ना, असी हमें भी बहुत शौक था जी कि 2 टेस्ट मैचेस हमने इंग्लैंड को हरा दिए, 1 वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। अब स्टैट्स के पीछे हमने नहीं छुपना कि जी 4 में से 3 हम जीते हैं, हमें इसका जवाब चाहिए 1 हम क्यों हारे हैं। सिंपैथीज शान मसूद के साथ हैं कि उनके साथ जो सख्त सवाल हुआ वो अच्छे तरीके से किया जा सकता था, हम विद यू, बट इवन देन इसके पीछे हार नहीं छुपेगी। आप जवाब देंगे कि शान मसूद विद द बैट 4 इनिंग्स आपकी एवरेज अंडर 20 है, तो मैं हुरैरा की एवरेज की बात भी ज़रूर करूंगा, कामरान गुलाम से भी सवाल ज़रूर होगा। सबसे बड़ा सवाल बाबर आजम और शान मसूद से होगा। बाबर आजम टेक्निकली दुनिया में सबसे फिट पाकिस्तानी खिलाड़ी माने जाते हैं और शान मसूद हमारे कप्तान हैं। तो मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान ने एक पुअर शो किया है और हमें खुल के ये चीज़ें नज़र आई हैं कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप जो है वो एक लंबे अरसे से स्ट्रगल कर रही है। थोड़ा सा फ्लैट पिच होगा तो शान मसूद भी सेंचुरी करेंगे, थोड़ा सा फ्लैट ट्रैक होगा तो कामरान गुलाम को भी समझ आएगी कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पर इफ़ एंड बट्स नहीं चलेंगे। और अवैस आपने जो एक बात की मैं उससे ना स्लाइटली डिसएग्री करता हूँ। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो फिर आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात मान रहा हूँ कि हुरैरा के ऊपर बिल्कुल क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। अभी 2 मैचेस हुए हैं, अभी उसमें आगे जाना है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन साथ साथ हुरैरा को खुद सोचना होगा
कि अगर वो यहाँ पर इस मुश्किल ट्रैक पर 50 रन बना लेते किसी एक इनिंग में भी, तो आज उनका तूती बोल रहा लेकिन होता। इससे बरक्स है, अगर साउथ अफ्रीका में खिलाते तो फिर हम कहते नहीं उधर क्यों डेब्यू कराया, तो इससे बेहतर क्या कंडीशन थी डेब्यू के लिए? यही है अहमद, आपको जहां मौका मिले आपने परफॉर्म perform करें, बिल्कुल। सिंपल सी बात है। और मैं इसमें अजीम एक मिसाल दूंगा अजीम सचिन तेंदुलकर की। वो खुद बताते हैं कि जब मैं पहले मैच में आया तो वकार यूनुस जिस तरह कह रहे हैं, जब पास से यहाँ से बॉल जाती है तो जूम की आवाज आती है, और वो उस वक्त 16 साल के थे। वो ये कहते हैं कि जब मैं पहली दफा मुझे बॉल लगा और मैं जल्दी आउट होकर गया तो मैं ड्रेसिंग रूम में जाकर 30 मिनट रोता रहा, और मैंने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता। लेकिन फिर वहीं पे मुझे मेरे कोच ने कहा कि अब आपने करके दिखाना है, अब आ गए हैं आप टेस्ट क्रिकेटर बन चुके हैं, तो क्या आप तारीख के औराक में गुम हो जाएंगे या आप तारीख रकम कर जाएंगे? तो फिर हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को गैदर किया, कोचेज ने काम किया, वो एक अजीम सचिन तेंदुलकर बन गए। तो हमारे जो ये यंगस्टर्स हैं, इनको हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल मैं अवैस की बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए हैं ना, तो फिर हमने ये नहीं देखना कि इस पिच में कितना स्पिन था, इस पिच पे घास था, इस पिच पर क्या था। इसी पर आपने रन्स करने हैं, इसी पर आपने आउट करने हैं, और इसी के ऊपर आपने हीरो बनना है। आज अगर ये मैच बचा लिया होता, हम मैच ड्रॉ की तरफ जा रहे होते, तो इस वक्त हमारी डिस्कशन डिफरेंट होती। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं अपनी गलतियों पर, क्योंकि हम ये मैच अच्छा बिल्कुल, मेरी आपकी बड़ी बात भी होती है क्लब क्रिकेट के ऊपर भी, तो मैं कहता हूँ हम क्लब क्रिकेटर्स जो हैं वो इसका बेहतर मवाजना कर सकते हैं कि क्लब का मैच जैसा भी हो, जैसी भी पिच पे हो, हमें पता है हमने खेलना है, मतलब उधर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। लेकिन एक मैं जल्दी से सवाल आपसे करूँगा, मैंने फ़ौरन ब्रेक पर जाना है, वो ये है कि पाकिस्तान के कल्चर के अंदर आपने भी बहुत सारा यूथ और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स देखे हैं, सबका एम यही होगा जो मैंने बात की कि T20 लीग्स वगैरह खेल जाएं, या अगर कोई टेस्ट क्रिकेटर बनना भी चाहता है तो हम कितने लोगों पर 1 या 2 टेस्ट मैचेस का टैग लगाएंगे? कौन है जो आकर कहेगा यार मैं पाकिस्तान के लिए 50 टेस्ट मैच खेलना चाहता हूँ, मैं 100 खेलना चाहता हूँ, मैं 15,000 रन्स करना चाहता हूँ, मैं मतलब कोई वो सोच आपको आपके क्रिकेट कल्चर में अब नजर नहीं आ रही है? अहमद, इसका जवाब मैं आप ही की मिसाल देता हूँ। आपने उस दिन शो में डिस्कस किया कि जसप्रीत बुमराह जब क्रिकेट में आए तो उनसे, जब उन्होंने कुछ वनडे मैचेस खेले तो उनसे सवाल किया गया कि आपका तो उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम बनाना चाहता हूँ, और आज आप देख लें वो टेस्ट क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर हैं और इंडिया के लिए ये बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह मैं और आप भी हैं कि T20 में एक 50 हुआ नहीं, एक 100 हुआ नहीं, एक 4 आउट हुए नहीं, और मैं और आप यहीं पे बैठ के बिल्कुल अवैस सही कह रहे हैं कि वो टीवी के ऊपर बैठ के ना उनके शादियाने बजाने शुरू हो जाते हैं, ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, इस प्लेयर को ले लें। अभी मुझे दुख होता है, मैं सुफियान मुकीम के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उन्होंने एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला हुआ। अवैस गलती, अहमद गलती मेरी और आपकी भी है कि हम इन लोगों को उछालना शुरू कर देते हैं कि ये सब कुछ हैं। आ जाएं ज़रा माजी में, मोहम्मद यूसुफ से पूछिए कि मोहम्मद यूसुफ ने कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, कितनी दफ़ा उनको बाहर बैठना पड़ा, और फिर जब वो अपनी नेशनल टीम में आए तो उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। अभी हम हाल ही में देखिए इंडिया इंग्लैंड में खेल रहा है, इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही है, तो जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तिलक वर्मा हो गया, दूसरे जैसे, उनकी आप ज़रा फर्स्ट क्लास की हिस्ट्री उठा के देख लें। तो अगर हमने अपनी टेस्ट क्रिकेट बचानी है तो हमें PSL फ्रेंचाइज क्रिकेट की परफॉर्मेंस को बिल्कुल साइड पे रखना होगा, और हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी होगी, वहां के परफॉर्मर्स को इज्जत देनी। और अलमिया ये मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी और फिर यही तमाम प्लेयर्स इंक्लूडिंग शान मसूद PSL में लग जाएंगे, तो हमारा फोकस फिर कहीं ना कहीं वो टेस्ट क्रिकेट पर नहीं रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो अलग से टेस्ट टीम बनाने की बातें अब कर रहे हैं, लेकिन वो फिर सिर्फ टेस्ट टीम अलग नहीं होनी चाहिए, वो टेस्ट की मैनेजमेंट भी ऐसी हो, चाहे वो फॉरेन हो या डोमेस्टिक हो, जो फिर पूरा साल वो लोग उसी फॉर्मेट के ऊपर काम कर रहे हैं। बट ये तो खैर वक्त ही बताएगा। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तज्जियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं शाह साहब? अल्लाह का एहसान है। शाह साहब, किसी भी चीज़ पर गुफ्तगू करने से पहले तो इस टेस्ट मैच की बात करनी है, क्योंकि अब वो एक बड़ा ज़बरदस्त हमारा मीम कल्चर है। तो मीम कल्चर चल रहा था जी माइटी वेस्ट इंडीज़, तो वो एक बड़ा मुझे हंसी आई कि क्या से क्या हो गया है ओवर द कोर्स ऑफ 3 डेज़। मायूस कुन ज़रूर है, आखिरी पोजीशन पर भी फिनिश किया पाकिस्तान ने, तनकीद भी हुई है, बहुत सारा एनालिसिस हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं सार को? माइटी वेस्ट इंडीज़ आपने बड़ी एक वहाँ से शुरू किया जो एक माइटी वेस्ट इंडीज़ होती थी, लेकिन अब इस रिसेंटली और ख़ासकर पिछले 15-20 साल से
वेस्ट इंडीज़ की टीम वो नहीं रही, और ना ही वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स हैं, टॉप के प्लेयर मैं बात कर रहा हूँ, उनकी भी प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट नहीं है। लाइक अवर्स उनका भी यही हिसाब है कि आपने नहीं देखा होगा कि इवन जैसन होल्डर नहीं खेलते, इवन मतलब उनके टॉप क्लास के जो बैट्समैन है वो नहीं खेलते, उनके टॉप क्लास के बॉलर वो नहीं खेलते, और उनके मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की टीम है। अगर आप पूरी टीम्स बनाएं तो ये शायद इनमें से कोई एक दो ही प्लेयर ऐसे हैं जो कि उनकी टीम में फर्स्ट 11 में या अगर टॉप पिक्स हैं तो उनमें एडजस्ट होते हैं, ये एडजस्ट नहीं होते। और इसके बावजूद उनका पाकिस्तान में आके ये टेस्ट जीतना एक ज़रूर लम्बा फिक्री है, और लम्बा फिक्री इसलिए नहीं है कि हम जो है कोई मतलब है कि वो बहुत एक्सेप्शनल है और हम कोई अच्छे नहीं हैं। हम टीम हमारी अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं। देखें, हम वही पाकिस्तान है जो आज से अगर 7-8 साल पहले चले जाएं आपने, तो आप यू आर वर्ल्ड नंबर 1 एट दैट टाइम। और आपका ये स्लाइड किस तरह शुरू हुई? स्लाइड आपकी T20 क्रिकेट ने शुरू कराई। आपके जो टॉप के बॉलर हैं, जो बैट्समैन हैं, उनकी प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट नहीं रही। उन्होंने बड़ा पिक एंड चूज़ पे चले गए, उन्होंने अपना कैरियर लंबा करने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने समझा कि हम अगर टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलेंगे, ज़्यादा जोर लगाएंगे, 140-45 पे हम बॉलिंग मुसलसल 3-4 दिन करेंगे, तो शायद हम इस काबिल ना रहें कि हम जो लीग्स हैं या T20 क्रिकेट है या वाइट बॉल क्रिकेट है, उसमें ज़्यादा हमारा जो एक कैरियर है वो लंबा चला जाए, वो उस काबिल हम नहीं रहेंगे। कुछ उनको समझाने वाले भी, कुछ उनको सपोर्ट करने वाले भी, उन्होंने कहा जी आप टेस्ट से फलाना कर लें और इस तरह है, पैसा नहीं है, ये है, लेकिन वो शाह है। जी सोच में क्यों फर्क है? क्योंकि यही अगर मैं बरक्स ऑस्ट्रेलिया में देखूं तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस T20 में रेस्ट करेंगे ताकि टेस्ट क्रिकेट खेल Sir, सके। हमारा बिल्कुल ऑपोजिट है। एवरी ग्रेट क्रिकेट नोज वेल कि टेस्ट क्रिकेट इज रियल क्रिकेट। कोई T20 या वनडे क्रिकेट रियल क्रिकेट नहीं होती। अगर आपको तारीख में आपको याद किया जाएगा तो आपको टेस्ट क्रिकेट की बुनियाद पर याद किया जाएगा। कोई नहीं कहेगा कि आप T20 के बड़े अच्छे छक्के मारते थे और ग्राउंड आप क्लियर कर लेते थे और एक ओवर में आप 20-20 रन बना लेते थे। नहीं याद करेंगे। तेंदुलकर है तो याद करेंगे, वसीम अकरम है तो याद करेंगे, और अजीम प्लेयर जितने भी टेस्ट क्रिकेट के गए हैं उनको अगर याद करना है तो वो टेस्ट क्रिकेट की उनकी परफॉर्मेंस और उस मुल्क के लिए क्या उन्होंने खिलाया है, क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, वो से याद किया जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी खासकर मैं कुछ बॉलर्स की बात करूंगा, जो हमारे बॉलर्स जो हैं इतनी अच्छी स्पीड, इतना अच्छा टैलेंट होने के बावजूद टेस्ट क्रिकेट उनकी प्रायोरिटी नहीं रही। मजबूर किया गया, मैं आपको कहूँ मजबूर किया गया पाकिस्तान को कि आप इस तरह की पिचेस बनाएं जो आपके स्पिनर हैं कम से कम वो तो उस पर कुछ कर सकें। और हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए अहमद कि हमने 12 टेस्ट खेले हैं इस पूरे साल में। बिल्कुल 12 टेस्ट में से हम 9 हारे हैं। मतलब ये कोई एक मैं ये फील करता हूं कि इस टीम के अगर 1 by 1 आप प्लेयर देखें तो इनके होते हुए आपको ये 9 टेस्ट हारने का मुझे वजह नहीं बनती। काफ़ी कुछ क्लोज भी गए हैं, 2-3 बहुत क्लोज गए हैं कि जो आपको जीतना चाहिए था। फिर इसके बाद में ये हैविंग सेड दैट मैं ज़रूर कहूँगा कि आपकी कप्तानी बहुत बहुत वीक रही है। इस पूरे साल में कप्तानी बहुत वीक रही है। और मैं उस कल की बात है, मैं रिजवान को सुन रहा था कि वो शान मसूद को कह रहे थे कि आप जब तक ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, अगर मारता है तो उसको मारने दें। 3-4 प्लेयर तो आप क्लोज रखें कैच करने के लिए, क्योंकि कैच निकल रहे हैं, हर दूसरे तीसरे बॉल पे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आप जो है प्रेशर डालें, ना कि आप छोड़ दें और करीब से आप फील्डर हटा दें। कप्तानी नहीं अच्छी रही और मुझे फील हो रहा है कि शायद ये शान मसूद का आखिरी टेस्ट था एज अ कैप्टन। अब आपको नए सीज़न में जब बांग्लादेश पाकिस्तान जाएगा सितंबर में, तो बांग्लादेश में पाकिस्तान को शायद आपको एक नया कप्तान मिलेगा। जो भी हो वो अलग बात है, लेकिन इसमें एक वजह नहीं है। फिर आपके जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, खासकर बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, हमारी सैम अयूब की वजह से आपको पता ओपनिंग स्टैंड जो है वो हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल। फिर बाबर आजम उस फॉर्म में नहीं है जिसपे बाबर आजम को हम जानते हैं। उनकी जो वीकनेस लेफ्ट आर्म स्पिनर पे है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ हो गई है, बहुत ज़्यादा सामने आ गई है। अब तो मैं कहता हूँ कि शायद जो आपके अपोनेंट्स हैं, मतलब है कि वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट या ODI क्रिकेट, इसमें मिल के वो देखेंगे कि इतना ज़्यादा बाबर वीक है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लेफ्ट आर्म स्पिन पे खिलाएं। तो ये चीज़ें ओवरकम करनी पड़ेंगी। हम इतनी बुरी टीम नहीं है, हम प्लेयर बाई प्लेयर इतने बुरे नहीं हैं जितने हमने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं बुरे। हम और फिर
37 for 7, अराउंड 50 for 8। ओ भाई आपने 163 रन बनाने दे दिए। बांग्लादेश के खिलाफ भी यही हुआ था आपको याद बांग्लादेश होगा। के खिलाफ भी ये हुआ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 98 for 8। आपने, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, कोई कप्तानी में है, कोई एग्रेशन में है, कोई आपका कोई जो एक मेंटल टेम्परामेंट है, टफनेस होती है, मेंटल टफनेस जिसको कहते हैं, उसमें कोई कमी है। नहीं तो आप यहाँ प्लेयर को हिलने ना दें, चलें 20-30 रन ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसका कोई नहीं है, क्रिकेट है, इसमें चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप उनको 100 रन आखिरी 2 विकेट्स को बनाने दें और वो मैच आपसे ले जाएं। यही आप देखें ना, 37 for 7, आपने 70 या 80 पे टीम बाहर करनी है, और आपके वो सारे रन जो आपने फर्स्ट इनिंग में टेल से कंसीड किए, वो आपके टेस्ट में ले गए, आपकी सीरीज ले गए, आपको सीरीज ड्रा कर गई। बिल्कुल, ये हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट भी हो गया कि हम टेल से इतने ज़्यादा रन्स कराते थे, बट आई थिंक पाकिस्तान का ये टेस्ट कैलेंडर अब अपने इख्तिताम को पहुंच गया। अब अगले टेस्ट मैच में इतना वक्फा है, लेकिन पाकिस्तान कितना उस पर फोकस कर सकता है, क्योंकि अब फ़ौरन ही अब आप ट्राई सीरीज़ के ऊपर फोकस करने लगे हैं, तो वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट है। ये ट्राई सीरीज़ भी बड़ी ज़रूरी साबित होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि जो 2 टीम्स और इसमें हिस्सा ले रही हैं, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका, उनके लिए भी, क्योंकि एक ऑलमोस्ट फुल ड्रेस रिहर्सल, एक फाइनल रिहर्सल है बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। आई गेस जो स्क्वाड आपका अनाउंस चैंप इसके लिए होगा ट्राई सीरीज के लिए, वही ऑलमोस्ट वही फाइनल, क्योंकि फाइनल स्क्वाड क्योंकि वही होना है पर इसके अपना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अच्छी बात है अगर ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने थे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, इसको मिला के आई गेस 19 से 20 मैचेस अगर मैं गलत नहीं हूँ पाकिस्तान ने खेलने हैं। अच्छी बात है, आपका कॉम्बिनेशन भी टेस्ट हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त आपको पता है आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट पे जो उनसे डिबेट हो रही है कि बाबर आजम, कहीं से खबरें आ रही थी कि बाबर आजम शायद फ़खर जमान के साथ ओपन करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है, ये मुश्किल ही होगा। अगर 3 ऑप्शंस की बात करें, इमाम का भी नाम कहीं ना कहीं ज़ेर गौर था, लेकिन एवरेज उनकी 41 ज़रूर है, लेकिन बहुत अरसा हो गया उनको वापस, मैं कहता हूँ वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर आए हुए। वैसे इमाम और फ़खर की जोड़ी बड़ी अच्छी थी, आपको पता, अगर पीछे आप बात करते थे लोग कि अच्छी आपको एक पार्टनरशिप आपको यहाँ पर मिल गई थी। साइम अयूब का थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो ज़रूर है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि क्या वो कम बैक करेंगे। वैसे वही बात है, जब स्टांस उनका तो उसको देख के तो होता है कि वन ऑफ द परफेक्ट प्लेयर है बैटिंग का, लेकिन जो उनको 3 डक मिले हैं वो बड़े गलत टाइम पे मिले हैं पाकिस्तान में, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको मिले थे, जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म भी हुआ। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखें तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस काबिल बेहतर थी फ़खर जमान के साथ। अब बड़ा एक इशू इस ओपनिंग डिपार्टमेंट का, लेकिन हम सब इस वक्त ओपनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मसला आपका फिर आता है मिडल ऑर्डर की, जब आप बात करते हैं। देखें, आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, आपके बॉलर्स ने परफॉर्म करके आपको उन कंडीशंस में दिया, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर आप सीरीज़ आप जीते, आपके पेसर्स ने परफॉर्म करके आपको दिया, 140 पे आपको आउट करके दिया। जब आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, विकेट्स होंगी आईसीसी ने तैयार करनी है। यहाँ पर जिस स्क्वाड्स की बात करें आप, जो देखें तो वो आपको नजर आता है हाई परफॉर्मेंस स्क्वाड्स नजर आ रहे हैं कि अग्रेसिव स्क्वाड आपको नजर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स के मोस्ट प्रोबेबली आपको हाई स्कोरिंग गेम्स मिलेंगे। दुबई को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर अगर टीम स्कोर करती है 300-350 आपके खिलाफ, क्या पाकिस्तान की इस वक्त, अगर मैं अपनी बैटिंग ऑर्डर की बात करूं, जब चेस करने की बात करूं, क्या इतनी सख्त है? आपकी सख्त नहीं है, बिल्कुल मुझे ऐसे ही। मेंटली पता लगता है। मिडिल ऑर्डर आपका मसला है। अभी तक मैं कंफ्यूज हूं कि चौथे नंबर पे क्या तैयब ताहिर खेलेगा, रिजवान आपके पास है, सलमान अली आगा मौजूद है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपको इरफान न्याजी को भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है, इफ्तिखार का, शदाब का, फिर बहुत से नाम आपके पास आ बिल्कुल, रहे हैं। आई थिंक यही मौका है जिसमें आपने इन चीज़ों को तय करना है। ये जो 3 टीम्स की अब एक सीरीज़ आ रही है, इसी के अंदर आपने ये तमाम फैसले कर लेने हैं। लेकिन आमिर साहब, आप इस सीरीज़ की इंपॉर्टेंस को कैसे देख रहे हैं, और कंसिडरिंग कि हमने अपने कॉम्बिनेशन अब फाइनल करने हैं चैंपियंस ट्रॉफी? देखें अहमद, इसकी इंपॉर्टेंस तो कभी भी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे अभी अवैस ने कहा कि दिस इज़ गोइंग टू बी द लिटमस टेस्ट टू फाइनलाइज योर फाइनल 11 फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी। ठीक हो गया जी, ये तो पहली बात है। एक बात जो शाह साहब ने बड़ी अच्छी की कि टेस्ट की जो इम्पोर्टेंस है, मैं इसके साथ एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, जब तक कोई प्लेयर फंडामेंटली करेक्ट नहीं है, वो तीनों में से किसी भी के अंदर अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं कर सकेगा। सो आपको वो प्लेयर्स ढूंढने हैं जो फंडामेंटली करेक्ट हों, अंडर प्रेशर उनके वो फ्लॉज एक्सपोज ना होते हों, मेंटली स्ट्रांग हों। शाह साहब ने इसकी भी बात की मेंटली स्ट्रांग होने की, जिस पे हम पहले भी बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। सो जहाँ तक ये सीरीज़ का ताल्लुक है, इस सीरीज़ के अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी विकटें बनाने की कोशिश ना करें कि जिससे कोई हमारी फेवर में रिजल्ट निकलने हों। हमें वो उस तरह की विकटें बनानी चाहिए जो कि एक आईसीसी जिस तरह की विकटें बनाएगा, बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल, मैनेज बिटवीन बैट एंड बॉल हो, जो कि एक बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट्स हों, जिसमें हर किसी को एडवांटेज मिले, जो बेहतर करे उसको एडवांटेज मिले। लिहाजा इस सीरीज़ का हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ साइम, वी मस्ट फोकस कि यार हमारा
ओपनिंग स्टांस क्या होगा। नो डाउट कि आपका जो बैकबोन होगा वो मिडल ऑर्डर बैटिंग होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने ओपनर्स को भी फाइनलाइज करना होगा कि कौन ओपन करेगा। बिल्कुल। और इस टेस्ट में एक चीज़ और एक्सपोज हुई, हमने देखा कि हमसे टेल जो है वो हमसे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमने एक भी क्वालिटी फास्ट बॉलर अपनी टीम के अंदर शामिल नहीं किया। और जब टेल फंसती है, आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लें पाकिस्तान की क्रिकेट का, हमेशा फास्ट बॉलर्स ने टेल्स जो हैं उन्हें उड़ाया है। तो आपके पास ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। और इस सीरीज़ का, इस ट्राई सीरीज़ का भरपूर की टीमें दोनों तगड़ी हैं, वेस्ट इंडीज़ भी साउथ अफ्रीका भी अच्छी टीमें हैं, आपको अच्छे मैचेस मिलेंगे। लिहाजा आप अपनी टीम को फाइनलाइज करें और विदाउट फियर एंड फेवर जो है लड़कों को चांस दें इन मैचेस के अंदर, ताकि आप एक बेहतर फाइनल 11 लेकर आ सकें। बिल्कुल। शाह जी, आखिरी सवाल आपसे ये ज़रूर करना है कि अब इसमें सिर्फ टीम की ही फुल ड्रेस रिहर्सल नहीं है, वो स्टेडियम्स के ऊपर बड़ी बात हो रही है। आज आपने लिखा भी उसके बारे में, और उसमें एक तो बड़ी खुशाइन चीज़ है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो एक रुनमाई होनी है दोबारा से, जिसको इनाग्रेट करना है, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम कहा जा रहा है कि वो उसको इनाग्रेट करेंगे। जी बिल्कुल, रिक्वेस्ट की है कि वो डिपेंडिंग ऑन इज अवेलेबिलिटी, तो उनको रिक्वेस्ट की गई है कि आप आएँ और आप आके इफ्तिताह करें। और मेरा ख्याल है अब वो जो कदाफ़ी स्टेडियम है वो जो लुक देगा ना, वो स्टेट ऑफ आर्ट होगा, वो वाला लुक नहीं होगा जो हम देखते आए हैं। एक बात बड़ी अच्छी है, देखें ये भी क्रिकेट बोर्ड में रहे हैं और भी हमारे दोस्त रहे हैं, कि बहुत अरसे से हमारे स्टेडियम पे की तरफ तवज्जो दी नहीं, और ये पहली दफ़ा है। और अच्छा हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी आई, हमें भी पता लगा कि अब रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट वो 90s वाली नहीं है जो आपने पिंडी स्टेडियम बना के आपने छोड़ दिया और आपने कहा जी ये 15-16-17 हज़ार की कैपेसिटी है, और जो इर्द गिर्द से पेशावर से भी हजूम आएगा, और एबटाबाद से भी आएगा, और AJK से भी आएगा, इस्लामाबाद से भी और जेलम से पूरा ये एरिया अगर आप देखें, मैं कहता हूँ कि आप PSL का मैच कराएं और 60 हज़ार की कैपेसिटी आप लें, अगर न फेलो और मुनासिब से अगर टिकटिंग हो, न फेलो जो मर्जी आप कहें। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ अपग्रेड करते रहें। और अब तो PSL की एक फाइनेंशियल गेन्स भी आप कर रहे हैं ना, वहाँ से भी पैसा आ रहा है, तो वो भी आप करें। थोड़ा सा टीम पे मैं जाऊंगा और फिर मैं स्टेडियम पे हल्की सी बात करूंगा। देखें, ICC ने पिचेस बनानी है, ये तो सबको पता है, लेकिन मैं फील करता हूं कि जो ट्राई सीरीज़ जो पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान हो रही है, इस ट्राई सीरीज़ में ICC की थोड़ी हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए पिचेस बनाने के लिए, क्योंकि वो पिचेस जो ICC बनाएगी मोर और लेस वैसी ही होनी चाहिए, रेप्लिकेट करेगा। हमें थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि हमारे जो बैट्समैन है या बॉलर है, जो हमने 15 जो फाइनल हमने किया, उनका यहाँ पे क्या है, और उनमें कोई कमी बेशी है तो शायद थोड़ा सा दिन मिल जाए, हम उनको एडजस्ट कर सकें। और हमें बेस्ट 11 फिर वो 15 से हमने बेस्ट 11 निकालनी है, वो किस तरह निकाले वो पता लग जाए। तो ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि कम से कम पाकिस्तान को 2 से 3 मैचेस मिलेंगे। फाइनल में गया तो 3 खेलेगा, वरना 2 खेलेगा, तो उसमें थोड़ा बहुत ट्रेनिंग जो है प्लेयर्स की वो हो जाएगी। उनको पता लग जाएगा कि 50 ओवर में आपको कितना स्कोर इन पिचेस पे चाहिए, जो डिफेंडेबल है या जिसको हम चेस कर सकते हैं, दोनों चीज़ें। तो इसके बाद मैं आप कल मैंने जो इनके हेड है उनसे बात की स्टेडियम्स के, और उन्होंने बड़ी बातें शेयर की, जिसमें 2-3 बड़ी मुझे अच्छी मतलब लगी। एक तो पिंडी स्टेडियम में जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं वो 10 बनेंगे, 5 ऑन ईच साइड, और बन रहे हैं, बल्कि तेज़ी से काम है वो। और उन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के लिए अलग वाशरूम होंगे। जो जनरल पब्लिक है उनके वाशरूम टोटली अपग्रेड किए गए हैं। देखें, ये होता है जो ग्राउंड्स हैं या स्टेडियम्स हैं उनको स्पेक्टेटर फ्रेंडली बनाने का तरीका, और स्पेक्टेटर फ्रेंडली ज़रूर होने चाहिए आजकल के ज़माने में, क्योंकि जो स्पेक्टेटर आते हैं जिस इनक्लोजर में बैठते हैं उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ें उनको बेसिक फैसिलिटीज़ है, वाशरूम की फैसिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये दोनों चीज़ें, और इस पे काम हो रहा है, ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। और 12,000 उन्होंने कहा जी नई चेयर्स लगेंगी, और थोड़ा सा जो मेन पवेलियन है, प्लेयर्स पवेलियन और मेन जगह है, उसके आगे भी बड़ी एक जगह खाली थी, उसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के आगे जो है 185 चेयर्स ऑन ईच साइड वो अलग लगेंगी। तो वाले नाल मेरा ख्याल है पिंडी स्टेडियम भी एक अच्छी शेप और अच्छी लुक देगा। लाहौर का तो सारी चेयर्स जो नई उन्होंने खरीदी हैं वो पहुंच आई हैं, और विद इन नेक्स्ट 4 डेज लाहौर का कदाफ़ी स्टेडियम तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा, और यकम के बाद किसी वक्त भी उसका इफ्तिताह हो सकता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कि डे अहेड ऑफ ट्राई सीरीज स्टार्ट उसमें। बिल्कुल, जाते जाते खबर दे दी आपने। खैर, खबर का हमें इंतजार था बट आपने दे दी। थैंक यू वेरी मच मोहित शाह साहब, आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, वैसे आपको भी
बहुत शुक्रिया। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।